हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। इंडिया T20I वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक लेसन दिया है इन्होंने वर्ल्ड को कि क्रिकेट आगे चल करके कैसा होगा, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपका अप्रोच होगा। ये सभी टीमें, सभी कंट्री के लिए एक मैसेज है, एक लर्निंग है। बट आज का जो ये वीडियो है ये नॉट फॉर क्रिकेट बट जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इसके ऊपर होगा। मैं एक एक प्लेयर का नाम लेकर के बताऊंगा कि इट्स ए स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, क्या उन पे बीती, क्या वो उन्होंने अचीव किया और क्या ये लोग ने करके दिखाया है। इन सब के ऊपर बातें होंगी। ठीक है, ये टीम 2024 में जब T20I वर्ल्ड कप जीती उसी समय से इनको फेवरेट्स का टैग दे दिया गया और उसी समय से खाका खींच दिया गया कि हमको 2026 T20I वर्ल्ड कप जीतना ही है। ठीक है, तो वहां से ये प्रैक्टिस चालू हुई, वहां से ये सेशंस चालू हुए, किस तरीके से प्लेयर्स पिक होंगे, किस तरीके से कौन कैप्टन बनेगा, क्योंकि कैप्टन्स में भी बहुत डिफरेंसेस थे। 2024 के T20I वर्ल्ड कप में हमारा जो वाइस कैप्टन था वो था हार्दिक पांड्या। बट गौतम गंभीर जब कोच बनते हैं तो हार्दिक पांड्या को वो ना तो वाइस कैप्टनसी में कंसीडर करते हैं और ना कैप्टनसी में, सीधा वो स्ट्रेट इन सूर्य कुमार यादव को कैप्टन पिक करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि 2026 के नेक्स्ट T20I वर्ल्ड कप तक कैप्टन हमारे सूर्य कुमार यादव होंगे। एक सेंस ऑफ अथॉरिटी उन्होंने दिया। जब आपको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है ना कि ही विल बी आवर कैप्टन हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिलीव मी, आधा काम वहीं पे हो जाता है। जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जब आपको एक एश्योरिटी दे दी जाती है। ठीक है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी टीम इंडिया के लिए। बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे इसमें मेहनत थी, बहुत सारे इसमें लोगों के कंट्रीब्यूशन से, बैक डोर से, बैक एंट्री से बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। छोटे छोटे प्लेयर्स, छोटे छोटे चीज़ों पे इन लोगों ने वर्कआउट किया। टेम्पो क्या होगा, सबसे पहले कहानी संजू सैमसन की। कैंपेन चलाना पड़ा था बॉस इसको अपनी टीम में लाने के लिए कि जस्टिस फॉर संजू। हमेशा टीम से अंदर बाहर, पहले तो 2024 तक खेलने का मौका ही नहीं मिला। टीम में सिलेक्ट भी होते थे, चांस नहीं मिलता था। चांस जब मिला, परफॉर्म करके दिया, 3 सेंचुरीज लगाई। उसके बाद जब ये टीम में वापस आता है तो बोला जाता है कि भाई आप लोअर डाउन द ऑर्डर आ जाओ, हम सुमन गिल को ट्राई कर रहे हैं। वो बंदा वहां पे भी आता है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सोशल मीडिया में शोर शराबा नहीं, और अपना परफॉर्म करता है। वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, उससे वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, क्योंकि जो बंदा शुरू से ओपनिंग करता हुआ आ रहा है उसको आप बोलोगे मिडिल ऑर्डर में जाकर खेलो, वो नहीं खेल सकता उस तरीके से। उसके बाद टीम से ड्रॉप होता है, फिर ओपनिंग करने का मौका मिलता है, फिर ड्रॉप होता है। इस तरीके से इन आउट करके पूरा का पूरा उसका चैप्टर क्लोज था। T20I वर्ल्ड कप से ठीक पहले उसको मौका मिला कि फिर से आप कैप्टनसी बन जाओ। सुमन गिल को ड्रॉप किया गया, चांस मिला, चांस पे वो थोड़ा सा रन्स भी बनाया। उसके बाद फिर लगा कि आप श्योर है, लेकिन फिर संजू सैमसन के साथ साथ ईशान किशन की भी राइज होती है वहाँ पे, और फिर डिसाइड होता है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा वहाँ पर ओपनिंग करेंगे। संजू को फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। और उसके बाद तो चैप्टर द एंड था, जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हम लोगों को संजू को हमने 5 T20Is का मौका दिया और 5 में वो फ्लॉप रहा। उसको लगा कैरियर एंड है, अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन तैयार है जो जगह ये ले सकते हैं। बट वो हार नहीं माना संजू ने। वो अपना प्रैक्टिस सेशन चालू रखा, वो अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है ना उसको पॉजिटिव रखा और मौके का बस तलाश करता रहा कि जहां मौका मिलेगा वहां पे मैं परफॉर्म करूंगा, और वो करके दिया। जो उसने जिम्बाब्वे वाले मैच में इनिंग खेला 24 रन की, जो छोटी सी पारी थी, बट वेस्ट इंडीज वर्चुअल क्वार्टर फाइनल 97 रन, उसके बाद 89, और उसके बाद फिर फाइनल में 89। लिख दिया इसने स्टोरी कि भाई मेरे से बड़ा मैच विनर जो आप विराट कोहली करते थे, मैं उससे भी बड़ा मैच विनर हूं। ठीक है, तो संजू सैमसन की तो ये स्टोरी थी। इन आउट, कभी टीम में बाहर, ऊपर नीचे, जगह नहीं है, फॉर्म चला गया, वापस किया, आया, ये वो फलाना ढिमकाना,
हिट करके दिया उसने, क्योंकि उसको बिलीव था अपने ऊपर। कहानी अब ये इससे उल्टे कहानी, अभिषेक शर्मा लास्ट 2 साल से हमारा टॉप रन गेटर, टॉप परफॉर्मर चलता था तो हिला के रख देता था। मतलब जिस दिन चला उस दिन तो मैच वो एक तरफा कर देगा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आधा चला मैच को वन साइडेड कर देगा। सीरीज से पहले तक फॉर्म में था, सीरीज से पहले तक सब कुछ सटीक चल रहा था इसका, कोई भी ग्रहण नहीं, कोई भी नक्षत्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें और सिर्फ पॉजिटिव कहानियां चल रही थी अभिषेक शर्मा की। उसके बाद आपका T20I वर्ल्ड कप चालू होता है, यूएसए के साथ हमारा पहला मैच, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक ही प्रेशर था कि क्या टीम इंडिया 300 रन कर पाएगी। यहाँ पे उस मैच में 0 पे आउट होता है अभिषेक शर्मा हिट करते हुए। अगली मैच फिर 0 पे आउट हुआ पाकिस्तान के साथ। थर्ड मैच नामीबिया के अगेंस्ट में, वहां पे भी 0 पे आउट हुआ। पूरे सीरीज में वो फ्लॉप रहा। सभी लोग उस पर डाउट करने लगे। इनफैक्ट मीडिया तक ने ये बोल दिया था कि भाई इसको रिप्लेस करके किसी और को प्लेयर ले आओ, किसी और को खिला लो जो फॉर्म में हो। इनफैक्ट वाशिंगटन सुंदर तक को लाने की बात हो गई कि वाशिंगटन सुंदर आएगा तो एटलीस्ट बॉलिंग में कुछ कर जाएगा और 20-25 रन बना देगा तो वो टीम के हित में होगा। लेकिन मीडिया ने जितना भी शोर शराबा मचाया, जो भी मचाया, लेकिन टीम मैनेजमेंट खड़ी थी कि तेरा एक दिन आएगा और तू बड़ा मैच जिताएगा। वो सिर्फ तुम सुनना, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी सुनाता रहे, ना टीवी देखो, ना यूट्यूब देखो, ना फलाना ना ढिमकाना, सिर्फ अपने गेम्स पे फोकस करो, सिर्फ अपने नेक्स्ट सेशन पे फोकस करो। और उसने वही किया और रिजल्ट सबके सामने है कि फाइनल में उसने ऐसा पिटाई किया कि लोग ना तरसते हैं कि ये बायलैटरल में हम इस तरीके से खेल लें। वो वर्ल्ड कप के फाइनल में उस तरीके से खेल के गया है। ये दिखाता है कि इसके ऊपर कितना बिलीफ है और ये दिखाता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। जब इसका मैच के बाद इंटरव्यू हुआ ना तो यही बोला गया कि आप दुगना इंटेंट के साथ आओ, भले 0 पे आउट हो जाओ, इंटेंट गिरना नहीं चाहिए। बॉल लगता है मारने वाला, मारो, मारते हुए आउट हो जाओ, मेरे को बर्दाश्त है। मेरे को वो बर्दाश्त नहीं है कि हाँ रन नहीं बन रहे तो मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं तो मैं रन बनाने के लिए बॉल खराब करूं। ये बुक्स में है ही नहीं कि बॉल खराब कर सकते हो। मारते हुए आउट हो जाओ, कोई किसी को कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना कोई कुछ बोलेगा। कितना प्रेशर था यार उसके ऊपर। सोचो फाइनल में कि पूरा सीरीज फ्लॉप रहा है, फाइनल में वो खेलने आ रहा है, उसको दिमाग में कितना चीज़ जहन चल रहा होगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं फिर से 0 पे आउट हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या ड्रॉप हो सकता हूँ, कितनी सारी उसकी बातें चल रही हैं उसके दिमाग में। लेकिन यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट होता है जो टीम आपके साथ होती है और जो कोचिंग स्टाफ आपके साथ होता है, वो आपको क्या इनपुट्स दे रहा है, वो आपको क्या खिला रहा है दिमाग में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये बंदा दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो भी बोल लो, स्लॉगर फलाना ढिमकाना, भाई इसने इंडिया को वन साइडेड मैच करके दे दिया। ये कहानी थी अभिषेक शर्मा की, जो ग्लोरी से 0 पे आया और फिर रिडेम्पशन करके फिर ग्लोरी वापस पाया। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि जब किस्मत का तेल गर्म हो ना तो सपनों के पकौड़े उसमें छान लेना चाहिए। यही काम उसने किया। किस्मत उसके ऊपर मेहरबान थी, 2-3 अच्छे अर्ली ऑन स्ट्राइक लग गए और फिर वहां से फिर वो नेवर लुक बैक वाला स्टोरी है। तो वहां से फिर उसने एक साइडेड एक तरफा मैच को कर दिया। 6 ओवर में 92 रन, वहीं पर न्यूजीलैंड डन एंड डस्टेड हो चुका था। तीसरे नंबर पर ईशान किशन। भाई जब 2024 में हम लोगों ने T20I जर्नी के बाद अपना जब कारवां शुरू किया, ये बंदा दूर दराज तक नहीं था। ये बंदा दूर दराज तक 1.5 साल, पौने 2 साल ये क्रिकेट खेला ही नहीं इंडिया के साथ। सैयद मुश्ताक अली में मौका मिलता है, वहां परफॉर्म करता है। मैन ऑफ द सीरीज होता है, अपने टीम को लीड करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाता है बिहार को, और फिर टीम इंडिया में वापसी होती है। इसका स्टोरी में आपको प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को भी तारीफ करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि ईशान किशन टीम में आए। ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को ये लोग देख रहे थे, बट नहीं, वहां पर आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा ने डिसाइड किया कि ईशान किशन आएगा टीम में, और वो आया।
आने के बाद छा गया बंदा। उसके बाद 3 नंबर पे खेला, 3 नंबर पे वो छा गया, लिटरली छा गया था। उसके बाद उसको ओपनिंग करने का जगह मिलता है, ओपनिंग करना है तो फिर वहां पे भी वो स्ट्राइक करता है, वहां पे भी वो छा जाता है। उसके बाद फिर संजू सैमसन को टीम में वापस लाते हैं और इसको नंबर 3 पे करता है। लेकिन फिर भी ये अपना इंटेंट अभिषेक ने स्टार्ट दिया, अच्छा स्टार्ट दिया, बट उसको फिनिश करना, उसको कैरी ऑन करना, वो ईशान किशन ने इंश्योर कराया। ईशान किशन जब जब ये बंदा अब तो ये जान गया है कि क्रिकेट कैसे खेलना है, क्या अप्रोच होना है, इसके बात करने का, टॉक से इसका पता चल जाता है यार। सो हम्बल, जब जीतते हो ना तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। आज ईशान किशन की बातों में वो चीज़ दिखा कि कैसे हम्बल होकर के हम क्रिकेट खेलते हैं और किस तरीके से आपसे उम्मीद होती है और वहाँ पर कैसे परफॉर्म किया। चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच हो जहाँ पर उस पिच पे 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना इम्पॉसिबल था, वहाँ पर वो बंदा वो करके जाता है। हम 170 प्लस क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान को हम 110 के आसपास रोकते हैं, मैच को एक तरफा कर दिया था इसने। फिर बीच में सेमीफाइनल में इसकी जो 39 रन की इनिंग है वो भी कम नहीं थी। फाइनल में हाफ सेंचुरी, सोने पे सुहागा, जो छोटी इनिंग आई, पारी को बूस्ट करने वाली इनिंग आई। मतलब एक लेवल पे आप समझ लो कि पूरे सीरीज में तो अभिषेक शर्मा चला नहीं, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईशान किशन और संजू सैमसन पे थी। और इन दोनों ने स्टार्ट इंडिया को हमेशा अच्छा दिया। जब जब ईशान किशन चला, संजू चला, टीम ऊपर ही रही। तो ईशान किशन ये सिखाता है कि भाई आप कभी भी प्लान में हो या ना हो, आप अपना मेहनत करते रहो, आप अपना सर झुकाओ और काम करो। जिस दिन बुलावा आया या जिस दिन आपको मौका मिला, वहां पर बिन बादल बरसात बन जाओ और ऐसा छाओ कि सिलेक्टर्स का दरवाजा तोड़ करके एंट्री करो। ये ईशान किशन हमको बताता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनता है। प्रेशर पहले दिन से आता है कि आपको किस तरीके से, किस टेम्पो के साथ खेलना है, किस अंदाज में, किस मूड पे खेलना है। वहाँ पर वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। कभी भी उसके अंदर कोई, मेरे को ना कभी भी दिखा नहीं कि बौखलाहट है या कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको ऊपर गुस्सा दिखा रहा है या चीख चिल्ला रहा है, कुछ भी नहीं। एक साल पूरा रन नहीं बना इसका। 2025 में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं थी सूर्य कुमार यादव को। उसके बाद भी वो टीम को लीड करता रहा। एशिया कप में जब वो गया, वहां पर डिसाइड हुआ कि हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे और ये बेइज्जती करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। सोचो कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर कि कहीं अगर वो मैच हार गया तो कितने मीम्स और कितने मजाक उड़ेंगे, उसकी जिंदगी भर उड़ेगी। बट वहां से वो जीता और जो कॉन्फिडेंस वो लेकर के चला था, वो कॉन्फिडेंस उसने कभी भी गिरने नहीं दिया। चाहे वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, ये बोलता रहा कि हम अच्छा करेंगे और हम ये मैच, ये सीरीज, ये टूर्नामेंट जरूर जीतेंगे। सूर्य कुमार यादव से हमको ये सीखना मिलता है कि जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, अडीग रहो, बट ऑलवेज स्माइल इन योर फेस होना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, स्माइल ऑन योर फेस, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सूर्य कुमार यादव ने जो कैप्टेंसी किया, चाहे वो 17वां 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह को देना हो सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड वाले में, 19वां ओवर आपको हार्दिक पांड्या से करवानी हो, छोटे छोटे कैलकुलेटेड उसने चाल चली और टीम दूसरी टीमें फंसती चली गई और टीम इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो सूर्य कुमार यादव, ये कहानी थी उनकी। 5वें पे हार्दिक पांड्या, भाई इसकी तो फैमिली भी चली गई, पैसा, रुतबा, इज्जत, शोहरत सब चली गई इसकी। लोग छपरी बुलाने लग गए थे हार्दिक पांड्या को। ये हाल हो गया था जब वो आईपीएल में पिछले साल खेल रहा था। ठीक है, क्या उस पर नहीं बीती होगी, क्या उसने नहीं किया होगा, लेकिन 2023 के बाद जो भी आईसीसी इवेंट खेला हो उसमें टीम इंडिया जीती है। और कहीं ना कहीं, बिलीव इट और नॉट, हार्दिक पांड्या का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जो एक बैलेंस टीम में लेकर के आता है ना, वो किसी और टीम में नहीं बनता भाई। उसके जैसा ऑलराउंडर कोई भी नहीं है कि जब चाहे वो बैटिंग से मैच जिता दे, जब चाहे वो बॉलिंग से मैच जिता दे।
बॉलिंग भी उसने उतनी टॉप क्लास की है जितनी उस सीरीज में उसने बैटिंग की। फाइनल में बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई, नो डाउट अबाउट इट, बट फाइनल में भी बॉलिंग वो धमाकेदार करके गया है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग होती है इसकी, जो स्पेशली उसने रन आउट किया था आपका बेथल का, आउटस्टैंडिंग थ्रो था वो। तो ये हार्दिक पांड्या आपके लिए है कि कोई कितना भी आपके ऊपर दबाव डाल दे, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आपके अगेंस्ट में हो, कुछ भी हो, मैदान मत छोड़ो, अपने पर बिलीव रखो और कॉन्फिडेंस रखो। ये हार्दिक पांड्या हम लोगों को जीवन में सिखाता है कि जो आपका लक्ष्य है ना, उसको आप पा लोगे अगर आप खड़े रहोगे। जो खड़ा रहेगा, जो अड़ा रहेगा, वही यहां पे पड़ा रहे मिलेगा। और हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स को जिताने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बात करते हैं शिवम दुबे की। अगेन भाई साहब, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई हिकअप्स नहीं, कोई कभी भी इसको उतना हाईली रेटेड नहीं किया जाता है, ना उतना क्रेडिट मिलता है। बिना क्रेडिट के कोई काम करता है तो वो शिवम दुबे से सीखे। 8 बॉल 26 रन मार करके चला गया वो। नामीबिया के खिलाफ 50 मारा वो। पाकिस्तान वाले मैच में भी आकर के अपना एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेला वो। कोई उतना उसको वो नहीं मिलता क्रेडिट, बट वो बंदा को पता है कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या करना है। वो अपने लिमिटेशन में करता है। बॉलिंग जब कराओ, बॉलिंग करने भी आता है, और जो टीम की रिक्वायरमेंट हो वो पूरा भी करता है वो। उसके बाद कहानी होगी अक्षर पटेल की। भाई वाइस कैप्टन कुछ मैचों के बाद हटा दिया गया। जब 2024-25 में जब सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया तो अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया था। उसके बाद से वो इन आउट सेमीफाइनल के सुपर 8 के स्टेज में भी उसको आउट कर दिया गया था। बट लोग भूल जाते हैं कि भाई ये 2024 का जो T20I वर्ल्ड कप था ना, उसमें अक्षर पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। जो वो कैचेस पकड़ता है, जो वो बॉलिंग करता है, जो वो बैटिंग से अपना इम्पैक्ट लाता है। फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 2024 में वो नहीं होता ना, तो हम बहुत कम रन बनाते। हम बनाते 150 पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता। ये काम है अक्षर पटेल का। बॉलिंग देख लीजिए उसका, नॉट ए बिग टर्नर ऑफ द बॉल, बट उसको अपनी लिमिटेशन पता है और उसी पे वो अटैक करता है और उसी पे मैच को फिनिश करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तिलक वर्मा की। आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग फील्डर, सब कुछ इसका अच्छा चल रहा था। ठीक T20I वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड होता है, जो टेस्टिकुलर इसका मुड़ जाता है और फिर ऑपरेट करके उसको ठीक करना होता है। आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। बीच में फिर इसको मौका मिलता है कि आप इसको 3rd नंबर पे ट्राई करते हो। यहाँ पे इसका रोल कुछ और कर दिया जाता है कि आप एंकरिंग करोगे। वहाँ पे ये फंस जाता है, बिल्कुल भी टूथलेस लगता है कि जैसे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता इसे। फिर जब हमारी बैटिंग ऑर्डर टॉप पे जब चेंजेस होती हैं कि डिसाइड होता है संजू ओपन करेंगे, ईशान किशन 3 पे आएंगे, तो 4 पे अब आपको सूर्य को लाना होगा। इनको पोजीशन मिलता है 5वां या 6वां का, और वहां पर तिलक वर्मा इतना इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है। जो वो इनिंग उसने सेमीफाइनल में खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, जो जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के इन्होंने मारे थे, वो बहुत जरूरी था उस समय पे, वरना टीम इंडिया 230-235 पे टच। तो तिलक वर्मा हर रोल के लिए डिफाइंड है, हर रोल के लिए सूटेड है। जो इससे बोला जाए वो ये काम करता है। ही इज ए वार हॉर्स। जो काम लेना है ये आपको ला करके देगा। तिलक वर्मा वो हॉर्स है जो युद्ध में जाता है और दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देता है। ये वो कैटेगरी का बैट्समैन है। बुमराह की क्या बात करें, वो तो सबको पता है यार। बट प्रेशर सोचो कि उसको उस पर 150 करोड़ जनता रिलाई करती है, हर बार रिलाई करती है और हर बार वो निखर के आता है। वो मैं अगर बैटिंग में सचिन तेंदुलकर है ना, तो बॉलिंग में आप बुमराह को वो खिताब दे दो भाई।
इंडिया में इससे अच्छा पेस बॉलर नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि आएगा, जो अपना ब्रेन को इतना सटीक इस्तेमाल करता है, जिसको पता है कि कब कब किसको बॉलिंग करना है, कब कहाँ पर किसको लेकर के आना है, क्या वेरिएशन करना है, कितने चीज़ों से आप बचोगे। कभी उसके पास स्लोअर वन होती है, कभी तीखे बाउंसर होते हैं, कभी लाइन लेंथ होती है, कभी लो फुल टॉस होते हैं, कभी डिप करके स्लो बॉल आती है। इतने यॉर्कर्स का स्पेशलिस्ट है वो, आउट स्विंग, इन स्विंग, इतने हथियार है उसके पास। बट हथियार बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन चलाना कब, कहाँ और किसके खिलाफ है उसको ये चीज़ पता है और ये इसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है। आप उसको शुरू में बॉलिंग करवा लो पावर प्ले में, आप उसको मिडिल ओवर्स में ले आओ, आप उसको आप उसको डेथ एंड में ले आओ, उसको जहां बॉल लेकर के आओ, जो आपकी डिमांड है वो ये पूरा करके देता है। वंस इन ए जनरेशन बॉलर, ठीक बोला था सूर्य कुमार यादव ने, ठीक बोला था संजू सैमसन ने, ही इज ए नेशनल ट्रेजर। इसको बचा के चलो। सोचो इस बंदे की कितनी फिटनेस की मसले मिसाइल है, कितने फिटनेस इसको आए, कितने इसको इंजरी हुई, उसके बावजूद ये बाउंस बैक करता है, पेस नहीं गिरने देता, लोगों के कितना गलत साबित करता है, क्योंकि लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये इंजरी हो और ये बाहर हो जाए। बट जसप्रीत बुमराह ये इंश्योर करता है कि जब जब इंजरी होती है वापस आता है, वो उसी लीथलपन के साथ आता है। ये देख के लगता ही नहीं है कि हाँ यार ये इंजरी में गया था तो ये इंजरी से वापस आ रहा है तो इसको अब अपना रिदम गेन करने में टाइम लगेगा, रिदम बनाने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता है बुमराह के साथ। ये है सबसे बड़ा एसेट उसका। अर्शदीप की बात करेंगे। वेल, अर्शदीप भी इन आउट खेलेगा, नहीं खेलेगा, पूरा 2 साल भाई ये बंदा खेला ही नहीं है, 1.5 साल। एशिया कप में 1 मैच या दो मैच में इसको मौका मिला, बाकी ये खेला ही नहीं। जब मौका मिला है आया, परफॉर्म किया, बॉल डिलीवर किया, टीम को एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके देता था ये कि हमको बुमराह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि हम बुमराह को ओपनिंग में इस्तेमाल करें। ये बॉलिंग करता था ओपनिंग स्लॉट पे आकर के, और जब ये बॉलिंग करता था तो ये इंश्योर हो जाता था कि पावर प्ले में अगली टीम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो अर्शदीप का ये कमाल। लास्ट, वरुण चक्रवर्ती, नंबर 1 बॉलर, T20I वर्ल्ड कप से पहले चैंपियन बॉलर। T20I वर्ल्ड कप में फॉर्म गिरती है, मेरे को लगता है ये ज़्यादा एक्सपोज हो गए। बट सोचो इसके ऊपर कितना दबाव होगा यार। अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मीडिया से शाउट आ रही है कुलदीप यादव को इन कराओ। अगर ये मैच कोई भी इंडिया हारता ना तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम वरुण चक्रवर्ती पे आता। बट उसके बावजूद, उस प्रेशर के बावजूद वो आता था। सेमीफाइनल में जॉस बटलर को आउट करना हो, फाइनल में टिम साइफर्ट को आउट करना हो, ये बंदा करके दिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गौतम गंभीर। भाई इसकी तारीफ आपको करना होगा। और सबसे बड़ी बात, कल जो इसने आ करके किया ना, वो दिल जीत लिया। रोहित शर्मा के गले लगा, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण को क्रेडिट दिया इसने। बहुत मुश्किल होता है भाई जब आप जीतते हो ना, किसी सामने वाले को क्रेडिट दो। ये गुण सिर्फ गौतम गंभीर के अंदर, ये चीज़ आपको जीवन में उतारना है। क्रेडिट दो, हर आदमी को दो जो उसकी वजह से आप ऊपर बढ़ रहे हो या आगे चल रहे हो। उससे किसी का कुछ घाटा नहीं होगा, आपको और रेस्पेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, ये सारे लाइफ लेसन्स हैं हमारे सारे प्लेयर्स की तरफ से। जीता इंडिया, मुबारकबाद हो। अब यहाँ से हम आगे अपनी रणनीति की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो इवेंट है वो IPL का है, उसके हवाले से हमारी सारी बातें अब होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।